में राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जल्द वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू होगा। इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी चल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और अवैध नाम मतदाता सूची में जुटे नहीं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या का ध्यान रखा जाए और निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति में सावधानी बरती जाए। तो देखिए, बिहार के साथ साथ अब झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर होगा और इस एसआईआर के जरिए जो अयोग्य मतदाता हैं उनके नाम हटाए जाएंगे और आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी बात कही गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति में भी सावधानी बरती जाए। जो योग्य मतदाता नहीं है उनका नाम कटेगा। एक मैंडेटरी प्रोविजन है, वो पहले भी झारखंड में हुआ 2003 में। अभी कमीशन का डायरेक्शन आया हुआ, उसका लेकर हम लोग का प्रिपरेशन कराने के लिए अभी डिटेल्ड गाइडलाइंस है, उसका आना बाकी है। उसके बाद डिटेल्ड गाइडलाइंस आने के बाद हम लोग उसका आगे काम करेंगे। इसलिए ये झारखंड में पहले भी हुआ, फिर अभी कमीशन का गाइडलाइंस कब आएगी, फिर उसके बाद हम लोग भी अपने एसआईआर एक्टिविटीज यहाँ पर शुरू करेंगे। धनबाद में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोयला और लोहा के स्क्रैप के बड़े कारोबारी अविनाश जायसवाल और मोहम्मद फैजल खान को गिरफ्तार किया है। फर्जी इनवॉइस घोटाले में इनकी गिरफ्तारी के बाद 30 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 2000 करोड़ तक पहुंच सकता है। दोनों कई साल से कोयला और लोहा का कारोबार फर्जी कंपनी के नाम से फर्जी इनवॉइस के जरिए कर रहे थे। जीएसटी विभाग ने कार्रवाई कर दोनों को धनबाद से गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले गई है। विभाग दोनों को रिमांड पर लेकर कई और बड़े मामले का खुलासा करेगा। अब बात राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग की आतंक की। हाल के दिनों में कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को कॉल के साथ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी जा रही है, जिसके कारण कारोबारी परेशान हैं और पुलिस से इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक बड़े अपराधी कानून के शिकंजे से दूर हैं। हाल के दिनों में राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग एक्टिव हुआ है। कोयला कारोबारियों को मिल रही धमकी से झारखंड एटीएस भी वाकिफ है और उसका कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहा है हाल के दिनों में बड़ी घटनाओं में वो पहले से अपराधी रहे हैं, लेकिन अभी अपने आप को एक बड़े अपराधियों की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, लगातार सबके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। चाहे उनके परिचितों के विरुद्ध कार्रवाई, चाहे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में कार्रवाई, चाहे उनके संगठन के मेंबर्स के विरुद्ध कार्रवाई, वो लगातार चल रही है। तो किसी को ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग उसमें हर तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे। कोयला कारोबारियों को मिल रही धमकी पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी उन्हें सलाह ना दे, यहां अपराधियों पर कड़ा एक्शन हो रहा है। पता नहीं कितने दर्जन व्यवसायी जो कोयला के हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और नित्य प्रतिदिन हर एक दिन एक नया गिरोह आ जा रहा है। साहब, ये गिरोह कहां से आ रहा है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, इसकी बड़ी जांच की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ढील दे रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि जिस दिन प्रशासन चाह जाए, इन जो गिरोह हैं, जो ये चोर और डकैत हैं, इनका सामूल नाश हो जाएगा। शासन ने उसको चुनौती के रूप में लिया। आपने देखा कि किस प्रकार से हजारीबाग की घटना के बाद आप प्रशासन ने अपराधियों को परेड भी कराई पकड़ करके। तो हमें लगता है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा और गंभीरता पूर्वक करेगा। धमकी देने वाले धमकी तो दे देते हैं, उसके बाद पुलिस की परेड की फुटेज सामने आती है, सलाखों के पीछे जाते हैं और कई मामलों में तो ऊपर भी चले जाते हैं। तो धमकी देंगे लेकिन उसका अंजाम अंत होगा। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है और कानून का इकबाल है। केंद्र सरकार लगातार झारखंड को योजनाओं की सौगात दे रही है। इस पर जेएमएम का कहना है कि केंद्र सौगात देकर कुछ नया नहीं कर रही है। अगर केंद्र को झारखंड की इतनी ही चिंता है तो उसके बकाया राशि को जारी करे। सोरेन जी की सरकार की कमिटमेंट है कि उन्होंने योजना बनाई और केंद्र को उसमें पहल करने का काम किया, तब जाकर के वो आज धरातल पर दिख रही हैं। तो सरकार का कमिटमेंट है, लेकिन जो झारखंड का
हजारों लाखों करोड़ रुपया का बकाया है, उस पर भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। तब जाकर के झारखंड का भला होगा, तब जाकर के असल मायने में यह समझ में आएगा कि केंद्र झारखंड की तरफ देख रहा है। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला खनन के दौरान चास धस गई। 10 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ना बीसीसीएल इसकी पुष्टि कर रहा है, ना ही स्थानीय पुलिस। इस बीच कई मजदूरों के परिजन सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले मंगलवार से लापता हैं। हमारे संवाददाता भी घटनास्थल पर गए और हमने कुछ तस्वीरें इकट्ठा की। जेडीयू विधायक और सांसद भी घटना पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि इन सबके सवालों का जवाब कब मिलेगा। कोयलांचल तेरी यही कहानी, सांसों में सिसकियां, आंखों में पानी, हर दिन मौत से लड़ती जिंदगानी। गिरिडीह के ताराटांट में रहने वाली गुड़िया देवी और अवीना खातून के आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। रो रो कर बुरा हाल है। इनके पति मंगलवार को गांव से कमाने के लिए बाघमारा गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। परिवार वालों को अनहोनी की आशंका सता रही है। खरा गेलो त खदान में सुनैला, पानी भरा गेलो, तां गेलो, कहीं कोकरू नहीं पेलो, गेलो घर के आदमी हमार वहाँ कल को कोकरू न ढुकेल दियो, वहाँ से हर चीज ले लो, सब घूर के। 2 बजे भेला, क्या बजे भेला? कल 3 बजे पता भेला, 4 बजे। क्या पता लगा? कोला खा टूट गेलो बोली से, कहाँ पता है कहाँ नहीं बोली से। गुड़िया और आबिदा की तरह कई और परिवार हैं जिनके अपने अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। बाघमारा में खदान धंसने और लोगों की मौत की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। बीसीसीएल के अधिकारी तो लोगों को पूछ रहे हैं कि बताइए घटना कहाँ हुई है। कार्य किए जा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला है। तो मेरा ग्रामीणों से और आप लोग से भी, क्योंकि पत्रकार बंधु भी हमारे बहुत मदद करते हैं, अगर आप लोग को सूचना है स्पेसिफिक साइट का तो बताने से हम लोग रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू दल लाए हुए हैं। बाघमारा का ब्लॉक 2 यही वो जगह है जिसके बारे में सबको जानकारी है, लेकिन बीसीसीएल को नहीं। यहाँ चप्पल, टोकरी, बर्तन और पानी की बोतल मिले हैं। कहा जा रहा है कि घटना के बाद खनन माफिया ने जगह पर भराई भी कर दी। यहाँ पर मिट्टी जो है सो भराई किया गया है। साथ ही साथ एक स्थान है जहाँ पर कुआं नुमा माइंस बनाया गया है, वहां से भी कोयला निकाला जा रहा था और उसके ठीक बगल में एक और अवैध मुआना है जिसकी भराई कर दी गई है। बाघमारा में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई और 9 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी सबसे पहले देने वाले जेडीयू विधायक सरयू राय सीबीआई से पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि जांच के लिए आ रही एनडीआरएफ की टीम को क्यों रोका गया। एनडीआरएफ की टीम जा रही है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और एनडीआरएफ की टीम को नहीं आने देना, ये तो प्रशासन की मिलीभगत। गिरिडीह के सांसद भी आरोप लगा रहे हैं प्रशासन मामले की लीपापोती में लगा हुआ है और वो सच सामने नहीं आने देना चाहता। कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। मामला गंभीर है, बातें बहुत हो रही हैं। अवैध खनन के दौरान चाल धंसी या नहीं, किसी की मौत हुई या नहीं, इस पर कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे ने जो देखा वो आपको दिखा रहे हैं और पूछ रहा है कि मंगलवार से लापता मजदूर कहां हैं? एनडीआरएफ को क्यों नहीं बुलाया गया? घटना स्थल की भराई क्यों की गई? खदान के पास बिखरे सामान किसके हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम सवाल पूछते रहेंगे। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। धनबाद के बाघमारा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसी, लेकिन मातम गिरिडीह के कुंडलवादा अंबाबेड़ा गांव में पसरा हुआ है। गांव के 2 मजदूर अफजाल अंसारी और सफीक अंसारी मंगलवार से लापता हैं। बगल के गांव के 3 युवकों का भी पता नहीं चल पा रहा है।
इन मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनका कहना है कि सूचना मिलने के बाद इन्हें घटनास्थल तक नहीं जाने दिया गया। पीड़ित सरकार और प्रशासन से शव सौंपने की गुहार लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि जो ठेकेदार काम कराने ले गया था वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग जब घटनास्थल गए थे तो आप लोग के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी किया गया था? हाँ, उन लोग के द्वारा? हाँ, नहीं घुसने दिया। मौत की जानकारी आप लोगों को कैसे प्राप्त हुई? फोन आया वहीं से, कुछ आदमी जैसे वहाँ पे और लड़का था ना अगल बगल में, अभी साव लेने के लिए गए थे तो क्या बोला गया वहाँ जाने नहीं जाने दिया हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, करीब शाम हो गया था, तो करीब रखे ना क्या बजे 6 बजे करीब वहाँ पर पहुँचे, तो हम लोग को जाने नहीं दिया। वहाँ पर तो पहली बात हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा था, और लास्ट मांगे तो बोला कि यहाँ से भागो, सबको भगा दिया गया। 100 नहीं दिया, हम लोग बोले कि हम लोग को सिर्फ 100 दे दीजिए, जो अगर आप लोग उल्टा अगर पैसा लेंगे तो हम लोग दे देंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जो है तैयार नहीं हुआ। लोहरदगा से ऐसे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है जिनका जन्म यहां पर हुआ ही नहीं है और न ही वो यहां के निवासी हैं। मामले की शिकायत लोहरदगा जिला प्रशासन तक पहुंची है, जिसके बाद मामले की जांच हो रही है। सदर प्रखंड की हिसरी पंचायत से साल 2022 में कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है। जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो खूंटी, रांची, पाकुड़, सरायकेला, हजारीबाग और दुमका के निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि इनमें से किसी का भी जन्म लोहरदगा के हिसरी पंचायत में नहीं हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिसरी पंचायत के मुखिया को पता चला कि उनके यहां से 1000 से भी ज्यादा लोगों का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस मामले में मुखिया ने पंचायत सचिव पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। मामले में आवेदन दिए हैं कि हम पहले बीपीआरओ मैडम को दिए थे और इसकी जानकारी बीपीआरओ मैडम कुछ नहीं की। 1 सप्ताह होने के कारण इसके बाद हम डीसी साहब से मिले और डीसी साहब को अवगत कराते हुए कहें कि 1000 मेरा 1100 जन्म प्रमाण पत्र दूसरा राज्य मतलब जिला का मेरा हिस्ट्री पंचायत का पंचायत सेवक के द्वारा निर्गत किया गया है। उसी के चलते हम डीसी साहब से मिले और डीसी को बोले कि भाई ये जितना भी बना है सब गलत बना है, गलत तरीके से बना है, इसको हम निरस्त करते हुए आप मेरा पंचायत सेवक को यहाँ से तत्काल इसको प्रभाव से हटाया जाए मेरा पंचायत से, और ये जितना भी बना है उसको सब रद्द करते हुए अब कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। इस मामले को त्वरित संज्ञान लिया गया और एक जांच कमेटी का ITDA PD की अध्यक्षता में एक टीम गठित किया गया है जो जांच करके हमें विदिन ए वीक देंगे। और उसके आलोक में अगर लगेगा कि अगर सच में ये दूसरे जिला के बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया बर्थ रजिस्टर, तो आगे कानून सम्मत जो भी होगा जैसे FIR कराना, प्लस उस पंचायत सचिव को भी हम लोगों ने त्वरित ट्रांसफ़र भी कर दिया पेशावर में, और वी आर फॉलोइंग, जैसे रिपोर्ट आता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर गुमला से है, जहां सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना गैस और लकड़ी पर नहीं बल्कि किताब जलाकर बनाया जा रहा है। मामला भरनो प्रखंड के जौली गांव का है, जहां खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर और लकड़ी नहीं है। रसोईया बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली सरकारी किताब जलाकर खाना बना रही है। अब तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि रसोईया किताब फाड़कर आग सुलगा रही है। रसोईया ने बताया कि स्कूल के मास्टर ने ही जलाने के लिए ये किताबें दी थी। मामला सामने आने के बाद BDO ने जांच की बात कही है, कार्रवाई की बात कही है। तो ये तस्वीर देखिए कैसे जो पुस्तकें हैं उस पुस्तकों को जलाया जा रहा है, उससे आग सुलगाई जा रही है। सवाल कई है कि क्या इन पुस्तकों को ससमय उन बच्चों को नहीं दिया गया जिससे वो पढ़ पाते। जो किताबें, जो पुस्तकें पढ़ने के लिए थी उनमें आग लगाई जा रही है और उससे ये खाना बनाया जा रहा है। सवाल कई है। BDO ने हालांकि जांच कर कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन देखिए रसोईया जो मुस्कुरा रही है और इस किताब को, इस पन्ने को वो जला रही है। क्या चीज से बना रहा है खाना? गैस खत्म हुआ था तो लकड़ी से बना रहे हैं। और किताब को फिर से सलगाने के लिए दिए थे मास्टर लोग। अच्छा, इसी में कर रहे हैं। लकड़ी खत्म हुआ था, आज तो खोज के बना रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया है और बेहद ही गंभीर मामला है। ये प्राप्त शिकायत के आधार पर हम लोग इसका जो है सत्यापन करने का काम करेंगे और ये मामले की सत्यता पाई जाती है तो इस पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए इस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि खाना बनाने के लिए किताबें क्यों जलाई गई। सवाल यह भी है कि समय पर यह किताबें छात्रों को क्यों नहीं दी गई, और सवाल यह भी कि स्कूल के लापरवाही और शिक्षकों पर कार्रवाई कब तक होगी।
खबर जामताड़ा से है, जहां जिले की बदहाल स्वास्थ्य की एक बार फिर से पोल खुल गई है। 108 एम्बुलेंस से एक सीरियस मरीज को सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एम्बुलेंस में ईंधन खत्म हो गया। मरीज काफी देर तक एम्बुलेंस के अंदर तड़पता रहा। करीब 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस आई, जिसके बाद मरीज को सदर अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले को अपने कैमरे में कैद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। स्वास्थ्य मंत्री के अपने विधानसभा में अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाना एक बहुत शर्मनाक बात है। जहां हर बात पर इरफान अंसारी जी भाजपा पे दोष देते रहते हैं, तो क्या कहेंगे कि इस एम्बुलेंस का तेल भी भाजपा ने खत्म करवा दिया? तो इरफान अंसारी जी को कम से कम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। सवाल है कि एम्बुलेंस में पहले से ईंधन क्यों चेक नहीं किया गया। सवाल यह है कि दूसरी एम्बुलेंस आने में इतना वक्त क्यों लगा, और सवाल यह भी कि मरीज की जान की जिम्मेवारी किसकी है। गुमला में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर के करौंदी गांव की स्थिति बद से बदतर हो गई है। चारों ओर कच्ची सड़क पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पूरा तालाब बन गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आयुष स्वास्थ्य केंद्र तक जा रहे हैं। गांव वालों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश भी है। केंद्र बना हुआ है, उसमें रोड में पूरा गलीज हो गया है। बारिश होता है, पानी डल जाता है, आने जाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। बगल में मेरा घर है, नाली भी हम लोग को चाहिए। और आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना तो हम लोग गलीज में रहे का। अब ये चीज आप लोग सोच के आप देखिए। जब से बारिश हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा पानी रहता है। कोई बच्चा स्कूल जाने नहीं पाता है, बूढ़ा बुजुर्ग बिल्कुल निकलने घुसने नहीं पाते हैं। प्लस हो गया, यहाँ कोई अगर बीमार हो गया, कोई प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो गए, उन लोग को ले जाना हम लोग के लिए यहाँ बहुत मुसीबत हो रहा है। यहाँ हम लोग को रोड नहीं हो रहा। ये बहुत पुराना पंचायत भवन था शुरू से, प्लस अभी स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, फिर भी यहाँ रोड नहीं मिल रहा। हम लोग को कंप्लेन करने के बावजूद नहीं मिल रहा। गमन ठप हो जाए, पानी डल जाए, यहाँ से रोड बनवाए। प्रशासन से अनुरोध करा थे कि यहाँ रोड तत्काल बन जाए और आदमी के आवे जाए के लिए सुविधा होना चाहिए। हजारीबाग जिले में अक्षय पात्रा योजना का हाल बेहाल है। योजना जिले के मात्र 27 स्कूल तक ही सिमट रह गई। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने इस योजना को धरातल पर उतारने की मांग की है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो पैर पकड़ने को भी तैयार हैं। डीसी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों को गर्म और पौष्टिक खाना खिलाया जाएगा। लेकिन हजारीबाग वाला जो अक्षय पात्रा है, उसमें अभी भी 2-3 चीज़ों की कमी है। जब तक वहाँ बॉयलर नहीं आएगा तब तक उसमें अभी भी कुछ 5-6 हज़ार बच्चों को खाना मिल रहा है। लेकिन जब तक हम उसमें वहाँ बॉयलर नहीं लगा पाएंगे, जो हम लोगों का जो वहाँ की प्लानिंग थी कि पहले 50,000 बच्चों को, फिर 1 लाख बच्चों को, जिसमें कि पूरी क्षेत्र के बच्चों को पोषण अच्छा मिलेगा, वो आज हम लोग उस लक्ष्य को हम लोगों ने कि मैं हाथ जोड़कर किसी के सामने पैर पड़ने को तैयार हूँ कि आप बच्चों की देखभाल करिए, बच्चों को आप खाना दिलवाइए। हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको कुपोषण की बीमारी है, उनको आज स्टंटिंग की बहुत बड़ी आज दिक्कत है। 40-50% हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी स्टंटिंग हो रही है। नेक्स्ट वीक में हम लोग रिव्यू करके इसमें जो भी इश्यूज हैं, ताकि ऑटोमेशन जल्द से जल्द तैयार हो और जो विजन है उसमें कि ऑटोमेटेड तरीके से ज़्यादा स्कूल कवरेज हो और ज़्यादा विद्यालय में जो है वो हॉट कुक मील्स हम लोग प्रोवाइड कर सके। उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 to 15 डेज के अंदर इशू को सॉर्ट आउट कर लें। खबर रांची से है, जहां का सदर अस्पताल हर रोज एक नई ऊंचाई को छू रहा है। अब सदर अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही इसे मेडिकल कॉलेजों और अन्य सरकारी संस्थानों की श्रेणी में भी चौथा स्थान मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का निःशुल्क इलाज हो चुका है। साथ ही मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी सभी डॉक्टर्स को इसके लिए बधाई दी है। हम लोग करीब 2 लाख पेशेंट को नंबर में ट्रीटमेंट सदर अस्पताल से दे चुके हैं, जिसके चलते मेरा सदर अस्पताल इस पोजीशन में आया। इस पोजीशन के पहले मात्र 4 मेडिकल कॉलेज हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग
ये प्रयास करेंगे कि वो 4 मेडिकल कॉलेज से भी हम लोगों का परसेंटेज नंबर ऑफ पेशेंट नंबर ये मैक्सिमम हो। हम लोगों का एम है पूरे भारतवर्ष में प्रथम होना एज ए होल। कि आयुष्मान भारत योजना में हमारा जो सदर अस्पताल है वो पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पर है सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं हमारे देश में और उनमें ये पहला नंबर पर है बेशक। और साथ ही साथ अगर सभी तरीके के हॉस्पिटल को मिला दिया जाए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों, प्राइवेट हॉस्पिटल हों, कॉरपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल हों, तो भी ये सभी तरीके के हॉस्पिटल मिलाने पर भी ये 4th पोजीशन पर है पूरे देश में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदर हॉस्पिटल जिसको कोई जानता नहीं था, आज आप बताइए न केवल झारखंड का सदर हॉस्पिटल पूरे देश में टॉप किया है। आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत हम लगातार लगे। मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, थोड़ा समय दीजिए। अब एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो उनका सोच अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो सारे डॉक्टर्स लगन से काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और मेरा बैकअप उनके साथ है। ये जीत न केवल झारखंड के पूरे देश में जीत है, एक ऐतिहासिक पल है झारखंड के लिए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार